डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और स्वागत वाली बात भी है कि जीपीएससी ने अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है 2021 टू 2022 के लिए। पोस्ट आ चुकी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं भी बना देता हूँ। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आप नहीं किए हो तो जल्दी कर लेना। कौन कौन सी पोस्ट आई है थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे देखेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट आई है आपकी क्लास 1 की, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई है क्लास 2 की, और आपकी जीएमबी गुजरात मैरी टाइम बोर्ड में भी वैकेंसी आई है आपकी क्लास 2 की असिस्टेंट इंजीनियर की। तीन सारे पोस्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब एग्जाम, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी, वॉट एवर दैट। और लास्ट में थोड़ा सा ये आप लोगों को नया लग रहा है जीएमबी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिकल और सिविल का मिक्स होता है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ये डिस्कस करेंगे कि इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या है मेरी प्लानिंग, आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इस चैनल पे इन फ्यूचर मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, बने रहिए। और जीपीएससी का ना ये सारा जो पैटर्न है, इनका जो प्रोसेस है, ये देख के ऐसा लगता है ना कि दासा साहब को बुलाना चाहिए और एक डंडा देना चाहिए, और बाकी जो चेयरमैन है ना उनको भी बुलाना चाहिए और कहना चाहिए यार कि जहाँ जहाँ इनको फैट हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ चर्बी चढ़ी है ना, थोड़ा थोड़ा पीट पीट के उतार दीजिए और बताइए इसके बाद कि किस तरीके से एग्ज़ाम करवाया जाता है, किस तरीके से एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाता है, कैसे सिलेबस प्लान किया जाता है, पूरी डेट कैसे डिक्लेयर की जाती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा समझाएं तो बाकी स्टेट वालों को भी दिमाग में कुछ घुसे। उनके कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ ना उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल जो पीडीएफ जरूरी होगी वही मिलेगी, अनवांटेड पीडीएफ नहीं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ जाइए यार, क्या वेट कर रहे हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो ये है ये एडवर्टीजमेंट नंबर, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि फॉर्म की फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है इसका 31 जुलाई, मतलब 15 डेज का आपको टाइम मिल रहा है। वेट नहीं करना है कि लास्ट में फॉर्म फिलअप करूंगा, फिलअप कर लीजिए, नहीं। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि आपका टेंटेटिव डेट प्रीलिम का क्या है, तो 28 नवंबर है, मतलब इसी साल होगा, नवंबर के लास्ट में होगा। जनवरी में उसका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपके मेंस का रिजल्ट आ जाएगा मई में, जून में आपका इंटरव्यू। सारी चीज़ें प्लान कर लिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल आप अपना शेड्यूल प्लान कर लीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। एज सच 3 सीट ही हैं टोटल, जनरल के लिए 2 सीट हैं और 1 सीट दिया गया है एससीबीसी के लिए। बट बड़ी सीटें हैं भाई। यहाँ पे आपको सैलरी दिखेगी इनकी, आगे शायद है, मैं दिखा दूंगा। 1 लाख इन हैंड सैलरी आएगी इसमें आपको। नेक्स्ट जो आपका एडवर्टीजमेंट है ये है असिस्टेंट इंजीनियर का। असिस्टेंट इंजीनियर का एडवर्टीजमेंट पे भी सारी डिटेल एज इट इज़ मेंशन किया गया है। इसका भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सेम 31 इसकी भी लास्ट डेट है, सेम टाइम लास्ट डेट है, तो आप भर लीजिए दोनों को बारी बारी से। यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट दिया गया है प्रीलिम टेस्ट का, ये दिसंबर में है, तो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है, नवंबर में उसका एग्ज़ाम है। बाकी डिफरेंस बस एक ही वीक का है, मतलब संडे का होगा, ठीक है। टेंटेटिव मंथ फॉर द प्रीलिम रिजल्ट ये भी बताया गया आपको फरवरी में। इसके बाद इंटरव्यू आपके होंगे जून में। तो सब कुछ प्लान है, जीपीएससी का प्लान है, बस डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्लान करना है। टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 100 है, थोड़ी पोस्ट ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके सेलेक्ट होने का। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी नाइट से बच्चे पूछ रहे थे जो ऑटोमोबाइल के हैं कि वो एलिजिबल होंगे कि नहीं एलिजिबल होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने मेंशन किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल हैं। बाकी आपकी ग्रेड पे, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको ग्रेड पे दिया गया है 67,700 रुपीज़ का, और ये जाएगा आपका 2 लाख के आसपास, जो आपका अपर लिमिट है ग्रेड पे का। अगर यहाँ पे हम डीए अभी का जो 17% है, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 70% जो डीए है इसको बढ़ा के ये कर रहे हैं 28%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टाइम बाद इसको फॉलो करेगी। एचआरए जो होता है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, वो शहर तो ऐसे ही होते हैं, तो अराउंड 20% के आसपास आपको एचआरए मिल जाएगा, कुछ बाकी अलाउंसेज मिल जाएंगे, सब मिला जुला के आपको एक्स्ट्रा 40% के आसपास तो मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं आपकी सैलरी पहुँच जाएगी 1 लाख के आसपास
प्योर वाइट मनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके असिस्टेंट इंजीनियर की। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे है ये 44 वाला है, 44,142 वाला, मतलब 1,42,000 वाला। मतलब यहाँ पे लेवल देखो आप, लेवल यहाँ पे आपका है 8 और यहाँ पे लेवल है आपका 11। आपको डिफरेंस भी पता होगा कि आपका एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर होता है, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर होता है, इसके बाद डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, और इसके बाद तो फिर आगे का जो चीफ इंजीनियर होते हैं, चीफ इंजीनियर के बाद आप डायरेक्टर बन जाते हो। वो सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए देख लो इनके पोस्ट में कितने का डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेड पे में भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपका 60-65,000 के आसपास पड़ेगी। यहाँ पे भी बाकी चीज़ें जो मैं इसके केस में बताया हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ की जो इन हैंड सैलरी होगी 60,000 के आसपास होगी, यहाँ की 1 लाख के आसपास होगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि एग्जाम में स्टेज कितने होंगे, तो पहले बात करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभी रिसेंटली आप सभी लोगों ने एग्जाम दिए होंगे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो स्कीम थी सेम स्कीम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है। जैसे आपकी जनरल स्टडी 100 मार्क्स, आपका जनरल एप्टी मतलब मैकेनिकल का जो एप्टी है वो 100 मार्क्स, 300 मार्क्स का जो आपका मैकेनिकल कोर है, टोटल 500 का प्रीलिम होगा। इसके बाद यहाँ पे मेंस आपका जैसे वहाँ पे मेंशन किया गया था वैसे ही मेंस का यहाँ पे भी पेपर होगा। मेंस अभी उसका बाकी है, आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें बट एज इट इज़ है, जैसा उसका था वैसा ही है इसमें भी। बाकी अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, तो असिस्टेंट इंजीनियर में आप देख रहे हो 300 मार्क्स का आपका प्रीलिम होगा, जिसमें से 200 मार्क्स तो आपका जो कोर होता है मैकेनिकल उसका होगा और 100 मार्क्स का आपका जनरल स्टडी का होगा। टोटल 300 का होगा। और यहाँ पे वेटेज पे ध्यान देना, आप वेटेज पे 50% कर देंगे इसको, ये बेसिकली आपके रिटेन का और 50% आपके इंटरव्यू का, इस तरीके से वेटेज बनाया जाएगा। एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया है कि 15% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स तो आपको प्रीलिम्स में लाने हैं। 15% मार्क्स मतलब 45 मार्क्स, यार इतना तो किसी के भी आता है, बट उनका काम है कि चीज़ों को ऑब्वियसली वो डिक्लेयर करें। बाकी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितने पोस्ट पे कितने लोगों के इंटरव्यू के लिए बनाया जाएगा। तो ये सारी बात की बातें हैं। पहले आप फोकस करो कि प्रीलिम कैसे प्रिपेयर करें और इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। मतलब पहले आपको ये फोकस करना है कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे हों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं GMB के बारे में। अब आप कहोगे कि GMB का एडवर्टीजमेंट आपने डिस्कस नहीं किया। भाई एडवर्टीजमेंट अभी उनका नहीं आया है। मे भी मेरी वीडियो का अपलोड होने का टाइम होता है 7:30 और ये वीडियो पहले रिकॉर्ड होती है, तो हो सकता है मेरे वीडियो अपलोड होने तक वो आ गया हो। तो आप ये मत सोचना, क्योंकि वीडियो तो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है ना, अभी तक नहीं आया है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इन सब का एडवर्टीजमेंट, जिनका भी एडवर्टीजमेंट आया हुआ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा हम बात करते हैं GMB के बारे में, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, आपको पता है जो कोस्टल लाइन है इंडिया की कुछ 7500 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें का 1600 किलोमीटर गुजरात के पास है। मतलब अराउंड 20-21% किसके पास है? गुजरात के पास है। अब इसका क्या मतलब है? हम कोस्टल लाइन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक देश से दूसरे देश का, या फिर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, तो वहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, मतलब कोस्टल रीजन जो होता है, कोस्टल लाइन जो होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो हैवी लगेज कार्गो होते हैं ना, या फिर आप कह लो बड़ी शिप्स होती हैं, वो बेसिकली वाटर से ही जाती हैं। और आपको जो एरोप्लेन होता है ना, उससे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा इसके कंपैरिजन में। इसलिए जनरली लोग प्रीफर करते हैं कि कार्गो या मतलब बड़ी जो शिप्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो चूंकि कोस्टल लाइन है तो अब इसका यूज़ हो रहा है, सपोज ये शिप है, इसका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा ना भाई, कि कोई आएगा तो आप उसके लिए क्या बनाओ, शिप यार्ड बना दो। दूसरा आप पोर्ट बनाओ, कहाँ पे आके वो रुकेंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी। शिप यार्ड बनाओगे कि मान लो शिप आई ख़राब होगी तो आपके यहाँ डॉक करेगी, तो उसका मेंटेनेंस करना है। कोई शिप खराब हो गई है, बिल्कुल ही डॉक करके रुक गई, अब जाने लायक ही नहीं है, तो उसका स्क्रैपेज की पॉलिसी बनाना है। अब सामान यहाँ पे आपकी उतर गई तो एक लास्ट लाइन कनेक्टिविटी भी चाहिए ना, कि यहाँ पे पोर्ट से लेके जो नियरेस्ट रेलवे लाइन है वहाँ तक नेटवर्क बिछाना, या फिर हाईवे से उसको कनेक्ट करना। तो ये सारा जो काम होता है ना, ये आपका होता है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का, ठीक है। एक काम ये और कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फेरी का। बेसिकली जो गुजरात के एक प्लेस है उसको दूसरे प्लेस से सी लाइन से कैसे कनेक्ट करें, वहाँ पे ये फेरी चलाते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये फेरी वाला काम होता है ना, ये जनरली सिविल इंजीनियरिंग के लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है जो सिविल के अंडर आता है, तो सिविल वाले काम करते हैं। मैकेनिकल वालों की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वाले जो शिप के मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है,
यहाँ पे जो पोर्ट डेवलप करने के लिए है या फिर शिपयार्ड डेवलप करने के लिए उसमें मशीनरी कौन सी लगेगी, कैसे उनको प्रोक्योरमेंट करना है, कौन सी मशीन लगाना है, मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारा जो काम होता है ना, और पूरा जो पोर्ट है उसके मेंटेनेंस का काम, ये सारा काम जो होता है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। और भी कुछ काम आते हैं जैसे कि जो पोर्ट्स है उसकी कंटिन्यूअस सफाई वफाई करना, मतलब डेबिंग करना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं अंदर, तो वो सारा काम होता है। बट इन शॉर्ट समझ लो कि जितनी भी मशीनरी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, बहुत हैवी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यूज़ की जाती हैं, उन सब मशीनरी का देख रेख, मेंटेनेंस, नई मशीन खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, कितने में खरीदना, कोटेशन बनाना, प्रोजेक्ट नया निकालना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सारे, मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अराउंड सारे काम यहाँ पे होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, मशीन से लेके मेंटेनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बहुत सारा काम कर रहा जो गुजरात का मैरीटाइम बोर्ड है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात कि ये कोस्टल रीजन के पास होता है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। सपना होता है लोगों का कि कोस्टल रीजन के पास, जैसे आपने सुना होगा ना कि मुंबई में जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, वर्ली में रहते हैं, जो कोस्टल रीजन है बेसिकली उनका जुहू में रहते हैं, जहाँ पे कि रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है भाई? कोस्टल रीजन है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सब लोग रहना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था भी मिलेगी। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसका भी प्रिपरेशन करना। जैसे सिलेबस आएगा, जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा, आपको पता चलेगा कि इनका भी एग्जाम पैटर्न क्या है। सिलेबस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका सिलेबस तो अराउंड जो आपका अभी डिप्टी एग्जीक्यूटिव का है वैसे ही रहेगा। जो असिस्टेंट इंजीनियर का है उसका भी नियर अबाउट क्लियर है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट कटपिट किए जाते हैं तो अलग की बात है, बाकी इसका भी आ जाएगा। तो सिलेबस पे हम सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। जब सिलेबस आएगा तभी हम बुक का भी डिस्कस करेंगे, मटेरियल का भी डिस्कस करेंगे कि बुक मटेरियल आपको कौन से फॉलो करने हैं। अब लास्टली हम बात करते हैं कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहली चीज कि जो टेक्निकल है, जैसे आज हमारा चल रहा है आरटीओ एग्जाम के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, जैसे मतलब इन शॉर्ट जो हम टेक्निकल करते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो थियरी करते रहते हैं उस पर ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं, पेपर सोल्यूशन करते रहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी चलती रहेगी। जो एक्टिविटीज मुझे लगता है कि आपके टेक्निकल एग्जाम में मार्क्स बढ़ा सकती है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे एज इट इज चलती रहेंगी। दूसरी चीज, जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है तो ये एग्जामिनेशन बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है। अब आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम है तो हो सकता है कि हम सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज करें, या फिर कोई टॉपिक मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कर लेंगे। तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल इस टाइप की टेस्ट सीरीज जैसा भी मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट्स पहुंचा सकता है उस टाइप से हम टेस्ट सीरीज भी करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, बहुत हाई कंट्रीब्यूशन होता है इसका सिलेक्शन में आपका। बाकी मेंस एग्जाम, क्योंकि आप देख रहे हो DEE का भी मेंस है आपका और ए का भी मेंस, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी मेंस है आपका। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन बिटवीन मेंस की राइटिंग कैसे होती है, कुछ जो ESC के क्वेश्चन है मेंस के या फिर आपके DE के हैं वो कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा, स्टेप्स क्या होते हैं, कुछ सोल्यूशन में इन बिटवीन टाइम मिलेगा तो वो भी करते रहेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया देता रहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया इनिशिएटिव है, आपको बताना है कि ये हमें करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि अब तक हम आरटीओ एग्जाम के लिए कर रहे थे और आरटीओ में नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन था वो था एक्ट एंड रूल, और एक्ट एंड रूल को हमने बहुत डिटेल में कर लिया है, कुछ भी नहीं बाकी एक्ट एंड रूल का, मतलब सब कुछ कर लिया, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कर लिया, मोर देन सफिशिएंट एक्ट एंड रूल। और चूंकि अभी आरटीओ की वैकेंसी कोई एडवर्टाइज हुई नहीं है तो अभी उसमें और एडिशन करने का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। इन बिटवीन बीच में जो उससे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा डेफिनेटली, मे बी इन फ्यूचर वैकेंसी आए। बाकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जीके वाला आपका, और ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिक है, जो जीके होता है इंजीनियरिंग में उसका लेवल, उसका एरिया अलग होता है बिल्कुल आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम से। तो हम यहाँ पे जो इंजीनियरिंग बेस्ड आपका जीके है ना, वो मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट करने की, और डिटेल में जैसे हमने एक्ट एंड रूल किया है वैसे इसको भी कवर किया जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, और डेफिनेटली जब वीडियो पब्लिश होंगी तो पता ही चल जाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, कितने अच्छे से कर रहे हो। ऐसे ही करेंगे जैसे हमने एक्ट एंड रूल किया है, हर चीज़ को 1 बाय 1 करके कवर कर लेंगे, हर चीज पे इतने ऑब्जेक्टिव कर लेंगे कि उससे बाहर से कुछ आए ना, ये कोशिश करेंगे, बाकी आ जाए तो आ जाए, बट हम अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपका कुछ भी ना बचे, कोई ऐसा क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का ना आए जो आपके कमांड से बाहर हो जाए, और नॉन टेक्निकल को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए
क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका आर्गुमेंट होता है कि नॉन टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि 4 साल 6 साल से हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल, अब नॉन टेक्निकल छूने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता है। तो डोंट वरी, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बिलीव मी, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। बाकी आपको कमेंट करके बताना है, अगर कुछ सेपरेट एक्टिविटीज़ चाहिए या फिर कुछ कम ज़्यादा करना है, आपको कट पिट करना है तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।